मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। निम्रा क्या बोझ है मुझ पर? निम्रा आपकी अपनी बेटी है। तुम्हें यहाँ मेरी सौतेली माँ ने भेजा। मैं तुम्हारी सौतेली माँ का गुलाम नहीं हूँ, खुद आया हूँ। चलो अपने घर। वो तुम्हारा घर है, तुम्हारी सौतेली माँ का नहीं। ये सब कुछ उस शहरोज की वजह से हो रहा है। वो हमारे जाती मामलात में मुदाखलत कर रहा है, जिसकी वजह से हम माँ बेटी के दरमियान रंजिशें और गलत फहमियां पैदा होती जा रही हैं। अम्मी, मेरा इस्लामाबाद ऑफिस ट्रांसफर हो रहा है। खुद करवाया है या? आपको क्या लगता है? दोनों बातें हो सकती हैं। दो नहीं, सिर्फ एक बात है। मेन ऑफिस से मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है। मत जाओ, कहना माँ अकेली है, छोड़कर नहीं जा सकता। अम्मी, जाना तो पड़ेगा ही, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। इतनी अच्छी नौकरी मैं कैसे जाने दूं? पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरियों की क्या कमी है? ये नौकरी छोड़ दो। अम्मी, मैंने कहा ना, ये बहुत अच्छी जॉब है। अभी तो मेरी प्रमोशन हुई है, मैं अब ये नौकरी कैसे छोड़ दूं? ऐसी अच्छी जॉब का मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि दूसरी जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन दूसरी माँ आसानी से मिल सकती है। हुमैरा जहां ने तुम्हारी माँ बनकर ये सबक सिखाया होगा। अम्मी, आप क्यों खामखा उनके ऊपर शक करती हैं? उन्होंने आज तक आपके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, फिर भी हर चीज की जिम्मेदार आप उन्हीं को ठहराती हैं। तुम क्यों छोड़कर जाना चाहते हो मुझे? कहां कहां भटकते रहोगे, कभी यहां कभी वहां। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी? अम्मी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आप जानबूझकर ऐसी बातें करती हैं ताकि मुझे तकलीफ हो। और तुम अपना ट्रांसफर ऑफिस वालों की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हो। अगर मैं गलत बोल रही हूं ना, तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। अम्मी, मैं इतनी सी बात के लिए कसम क्यों खाऊं? बात इतनी सी नहीं, बात तुम्हारे सच और झूठ को साबित करने की है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और सच ये है कि तुम मुझसे जान छुड़ाने के लिए ट्रांसफर का बहाना कर रहे हो। मान लो जो मैं कह रही हूं वो ठीक कह रही हूं, या फिर अपने ड्रामे को सच साबित करने के लिए मेरी झूठी कसम खाओ। वैसे भी अपनी मां से झूठी तो बोलते आए हो। इस निम्रा ने ना मेरे फर्माबरदार बेटी को अपने जैसा बना लिया। कल नाज आई थी, माशाल्लाह से वो बहुत खुश और पुरएतमाद नजर आ रही थी। अम्मी, ये सब आपकी बदौलत हुआ है। अगर आप नाज को ना समझाते और उसे हौसला ना देती तो वो खुद को कमजोर समझने लगती। इसमें मेरा नहीं, शहरोज का कमाल है। पता है, उसने ना सिर्फ नाज को समझाया बल्कि उसको ये भी एहसास दिलाया कि वो उसके साथ है। अम्मी, वैसे ये शहरोज है कैसा लड़का? मेरा मतलब इस काबिल है कि अगर शहरोज और नाज के बारे में कुछ सोचा जाए। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ लड़का बिल्कुल बुरा नहीं है, बल्कि इसके बारे में तो तुम वासिफ से पूछो, वो उसी का दोस्त है। अम्मी, नाज जिस औरत के साथ रहती है ना, बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो ये डर रहता है कहीं वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे। अपने शौहर तक को तो बख्शा नहीं उसने। सच तो यह है बेटा, मुझे नाज की बहुत फिक्र लगी रहती है। वो भी बच्ची है, हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। नाज के बारे में अब हमें सोचना होगा। तुम जरा उससे मालूम करो, अगर उसको कोई लड़का पसंद है तो वो बता दे, फिर उसके बारे में बैठ के सोच लेते हैं। अम्मी, जब आप शहरोज की इतनी तारीफें कर रही है तो किसी और के बारे में क्या सोचें? देखो, इस लड़के से मैं उस दिन पहली बार मिली थी, मैं उसके बारे में इतना ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। नाज बता रही थी कि वो यूनिवर्सिटी में उसके साथ ही पढ़ती है और उन लोगों का इनके घर आना जाना भी है। वैसे मैं एक बात जानती हूँ, अगर वो बुरा होता ना तो वासिफ कभी उसे अपना दोस्त ना बनाता। मगर फिर भी मैं वासिफ से उसके बारे में मालूम कर लूंगी, और हाँ, नाज से भी बात कर लूंगी। देखो बेटा, हमारी पसंद और नापसंद से कुछ नहीं होता। असल में जिंदगी तो नाज ने गुजारनी है ना, तो उससे पता करना होगा।
तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? अम्मी आप सच में बहुत अच्छी बन गई हैं। कभी आप अपनी सगी बेटी के बारे में भी ऐसा नहीं सोचती थी, मगर आज नाज के बारे में ऐसा सोच रही हैं। मेरे किए का ताना मुझे आज तक दिया जा रहा है। अम्मी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको ताना दूंगी? मुझे तो फख्र है आप जैसी अच्छी अम्मी पर। और मुझे भी फख्र है अपनी बेटी पर। इस फख्र की वजह तुम हो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला हर माँ को तुम्हारे जैसी बेटी दे, ताकि अपनी बेटी से उस माँ को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। चाय बना लो। जी अम्मी मैं ले आती हूँ। लेकिन बगैर दूध की चाय बनाना, कावा प्लीज। ये बताओ, आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? यार बस पूछता हुआ पहुंचा हूं यहाँ तक। आजकल जॉब में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ कि कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन निम्रा के लिए वक्त निकाल रहे थे। बस वक्त नहीं है तो अपने दोस्त के लिए नहीं। क्या सौतनों जैसी शिकायत लेके बैठ गए यार। मजाक कर रहा हूँ। ये बताओ, नाज चली गई अपने घर? हाँ शायद चली गई होगी। शायद नहीं, लाजमी वो अपने घर चली गई है। निम्रा ने बताया मुझे। ये नाज का नाम सुन के तुम्हारा मूड अचानक ऑफ क्यों हो गया? छोड़ो यार, कोई और बात करो। नाज की बात क्यों ना करूं? इसलिए कि मैं नाज के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। कोई प्रॉब्लम चल रहा है तुम दोनों में? अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? मुझे तो कॉफी बहुत पसंद है, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ। फिर तुम ही पी लो अपनी बनाई हुई कॉफी, मैं तो चाय पीऊंगा। ये बताओ अम्मी कैसी? वो ठीक है। तुम फोन पे बता रहे थे कि मेंटली कुछ अपसेट रहती है तुम्हारे और निम्रा के मामले को लेकर। अम्मी वैसी ही हैं, अपनी जहनी कैफियत को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी हैं। निम्रा को कबूल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है, वरना वो मेरी माँ से ज़्यादा मेरी दोस्त हुआ करती थी। सब्र और बर्दाश्त की मिसालें दिया करता था मैं, लेकिन अब वो मेरे और निम्रा के मामले में बिल्कुल बदल के रह गई। तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। कॉफी नहीं, चाय। चाय। लगता है नाज और शहरोज के बीच में जरूर कुछ हुआ है। कैसी मतलबी और खुदगर्ज औलाद हो तुम। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो औलाद ख्याल रखती है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपना ख्याल रखूं? मेरे पास जोरा जबी के खिलाफ ठोस सबूत। मुझे वो सबूत चाहिए शरोज। जोरा जबी के खिलाफ सबूत चाहिए तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम कीमत बताओ। 50 लाख। 50 लाख? अम्मी मैं जा रहा हूँ, जाते ही आपको फोन कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे जाते ही मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई बेटा भी था। तो फोन करके मुझे याद दिलाने की कोशिश मत करना। मैं तो सिर्फ इस घर से जा रहा हूँ, आप तो मुझे दिल से निकाल रहे हैं। मैं नहीं, तुम्हें तुम्हारी हठधर्मी मेरे दिल से निकाल रही है। अम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या दूसरे माओ के बेटे जॉब करने बाहर नहीं जाते? तो क्या वो माएं उनको अपने दिल से निकाल देती हैं? मैं भी अपनी बात कर रही हूँ और तुम भी अपनी बात करो। दूसरी माओं की मिसालें मुझे मत दो, और ये बाहर जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब भी वक्त है, छोड़ दो ये नौकरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसे आप गैर जरूरी कह रही है वो बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। कैसी मतलबी और खुदगर्ज औलाद हो तुम। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो औलाद ख्याल रखती है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपना ख्याल रखूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो उम्र भर आपका खातिम बनके आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। खिदमत करने के लिए ना नौकर मिल जाते हैं। मुझे नौकर नहीं, बेटा चाहिए। मुझे माँ और आपको बेटा चाहिए, मगर बदकिस्मती से हम दोनों एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे। मुझे मेरी वो माँ चाहिए
जो कभी मेरी दोस्त हुआ करती थी, और आपको वो बेटा चाहिए जो आपकी जिद का ताबेदार हो। मैं जिद नहीं करती, तुम ताबेदारी भूल चुके हो। मैं आज भी आपका ताबेदार बेटा हूं। आप एक दफा हुक्म करके तो देखिए। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूं। अपने इस नाफरमान बेटे को दुआ में याद रखिएगा। उस औरत ने तुम्हारे बाबा की हैसियत देखकर उनसे शादी की। चिवरान राय के कत्ल की असली वजह उनकी जायदाद। उस औरत की वजह से मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है और तुम उसी को बेकसूर मानते हो। ये मैं क्या सोच रही थी, वो भी शहरोज के बारे में। शहरोज को जोहरा जबी के खिलाफ तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शादी, मोहब्बत नामुमकिन है। मैं भी क्या फजूल सोच रही थी। हेलो, मेरे पास जोहरा जबी के खिलाफ ठोस सबूत। मुझे वो सबूत चाहिए शहरोज। फ्री में? क्या मतलब? जोहरा जबी के खिलाफ सबूत चाहिए तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। पहले तो तुमने कभी कीमत नहीं मांगी। पहले की नहीं, अभी की बात करो। अब कीमत अदा करनी होगी। मैं सौदा करूंगा, खरीदार चाहे कोई भी हो, तुम या जोहरा जबी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब तुम वो सबूत मुझे ना देकर मेरे बाप के कातिल को बचाना चाहते हो? मेरे लिए कौन कातिल और कौन मकतूल की वारिस है, मुझे सिर्फ कीमत से मतलब है। तुम कीमत दे सकती हो? नहीं तो मैं फोन बंद कर दूं। तुम कीमत बताओ। 50 लाख। 50 लाख? इतनी हैरत क्यों हुई? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगी? मुझे क्या पता, मैं जोहरा जबी से सौदा करूं, वो अपनी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी रकम देने पर आमादा हो जाएगी। अच्छा, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। हेलो शहरोज, हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वासिफ इस्लामाबाद में है, उसका ट्रांसफर हुआ है ना? बताया तो था मैंने। ये कैसे हो सकता है? कल वासिफ से मेरी बात हो रही थी, उसने कराची आने की तो कोई बात नहीं की। नहीं भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने किसी और को देखा होगा। मामला इतना सीधा नहीं है जितना मैं समझ रही थी। वासिफ सिर्फ मुझे और इस घर को छोड़ना चाहता था, इस शहर को नहीं। मैं जानती हूँ वो इस वक्त कहाँ होगा। जोहरा जबी बोल रही हूँ। नाम लेने की क्या जरूरत? आपकी आवाज पहचानता हूँ। बोले, क्यों फोन किया है? जो कीमत तुम मांग रहे थे वो तो मैं दे नहीं सकती, अलबत्ता। तो फिर फोन क्यों किया है? मैंने कहा था आपकी हैसियत नहीं है मेरी कीमत लगाने की। शहरोज, जो तुम मांग रहे हो, मैं कंगाल होकर सड़क पर आ जाऊंगी। मैं तुम्हें 1 करोड़ दे सकती हूँ। शॉपिंग पे निकली है क्या? 1 करोड़ में मैं आपको वो वीडियो दे दूं जो आपको फांसी पे लटका सकती है या फांसी से बचा सकती है? फिर तुम बताओ। तोल मोल की बातें बाजार में ग्राहक और दुकानदारों के दरमियान होती है। मेरी कीमत वही है जो मैं आपको बता चुका, और अगर आपकी हैसियत नहीं है तो खामोश होकर बैठ जाए। अगर मैं तमाम जायदाद का 35% तुम्हारे नाम कर दूं, फिर बाकी 65% का अचार डालेंगी क्या? सीधा सीधा सब कुछ मेरे नाम कर दूं। ऐसा मैं नहीं कर सकती। जोहरा जबीन को मुझसे ज्यादा तुम बेहतर जानती हो।
तुम्हें खरीदने के लिए उसने पहले 1 करोड़ फिर अपनी जायदाद का 35% हिस्सा देने को तैयार हो गई थी। हो सकता है तुम्हें खरीदने के लिए वो अपनी पूरी जायदाद देने पर आमादा हो जाए। हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें खरीदने के बाद वो नाज को तुम्हारे जरिए अपने रास्ते से हटाना चाहे। कि तुम ऐसा करोगे? इसमें इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है? बिल्कुल तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके खरीदे हुए वफादार हो चुके हो। तुम उसके किसी भी हुक्म को टाल नहीं सकोगे। तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ। शहरोज, माना कि नाज को तुमसे मोहब्बत नहीं है, मगर उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़ोहरा जबीन को महफूज रास्ता देने की बजाय नाज को उस औरत से बचाओ, क्योंकि ये मौका परस्त औरत तुमसे अपना काम निकलवाने के बाद तुम्हारा काम भी तमाम कर सकती है। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ज़ोहरा जबी के बजाय नाज से सौदा कर लूं? तुम नाज से सौदा करोगे जिसकी खातिर तुमने ज़ोहरा जबी अफरा से दुश्मनी मोल ली थी। ये भी तो सोचो, तुम नाज से मोहब्बत करते हो। मोहब्बत करता था, अब मैं सौदागर बन गया हूं। और जहां सौदा होता है वहां मोहब्बत नहीं होती, और जहां मोहब्बत होती है वहां सौदा नहीं होता। शहरोज, तुम मुझसे नहीं खुद से झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूं। जब मोहब्बत की तौहीन होने लगे तो उसको दफन करना बेहतर होता है। नाज ने मेरी मोहब्बत की तौहीन की थी और मैंने उसकी मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी मोहब्बत ठुकराने के बाद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं ब्लैकमेल कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा सौदा कर रहा हूँ। रही बात मेरी मोहब्बत की तो उसे मैं भुला चुका। जायदाद तुम्हारे नाम करने के बाद तुम दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आओगे। बिल्कुल ऐसा ही। बेगम साहिबा, वसीयतनामा एक कानूनी दस्तावेज है और इसमें तरमीम उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक वसीयत करने वाला शख्स उस पर आमादा ना हो। मगर अफसोस, जिब्रान राय साहब तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें खरीदने के बाद वो नाज को तुम्हारे जरिए अपने रास्ते से हटाना चाहे। कि तुम ऐसा करोगे? बिल्कुल तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके खरीदे हुए वफादार हो चुके हो। तुम उसके किसी भी हुक्म को टाल नहीं सकोगे। तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ। शहरोज, माना कि नाज को तुमसे मोहब्बत नहीं, मगर उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़ोहरा जबीन को महफूज रास्ता देने की बजाय नाज को उस औरत से बचाओ, क्योंकि ये मौका परस्त औरत तुमसे अपना काम निकलवाने के बाद तुम्हारा काम भी तमाम कर सकती है। हेलो, मुझे तुम्हारे साथ वीडियो की डील करनी है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए 50 लाख नहीं है। कितने हैं? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। वो वीडियो चाहिए। ज़ोहरा जबी को कानून के हवाले करना चाहती हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत कुछ है तुम्हारे पास। जिब्रान राय की इतनी बड़ी जायदाद की वारिस। बाबा की जायदाद की मालिक मैं नहीं हूँ, मेरी सौतेली माँ है। ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। कैसे? ज़ोहरा जबी की गिरफ्तारी और सजा के बाद तुम सारी जायदाद को अपने नाम ट्रांसफर करवा कर मालिक बन सकते हो। उसके बाद सारी जायदाद तुम्हें मेरे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। क्या मतलब? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी दौलत को पाना चाहता हूँ। देख लो, तुम्हारा कहा ही पूरा कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरा ख्याल तुम्हारे बारे में बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे जितनी तुम कीमत मांग रहे हो ना, इतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है। मेरी औकात और हैसियत जानने में अपना वक्त जाया करने के बजाय अपना फायदा सोचो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी मोहब्बत ठुकराने के बाद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं ब्लैकमेल कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा सौदा कर रहा हूँ। रही बात मेरी मोहब्बत की तो उसे मैं भुला चुका। तुम
जब चाहो जिससे चाहे शादी कर सकते। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? जायदाद तुम्हारे नाम करने के बाद तुम दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आओगे। बिल्कुल ऐसा ही हो, क्योंकि मेरा मकसद तुमको नहीं, तुम्हारी जायदाद को पाना। बहुत बड़ा खेल खेला है तुमने। इसी शहर में रहकर तुम अपनी माँ से झूठ बोलते रहे। अम्मी, मैं अपने झूठ पर शर्मिंदा भी हूँ और दुखी भी। इस सब कुछ करने पर मैं मजबूर हो गया था। मैं कौन सा हमेशा के लिए आपको छोड़ के जा रहा था। आप यकीन करें, जिस दिन मैं आपको छोड़ के जा रहा था उस दिन मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका था, और ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को पाने के लिए कर रहा था। वादा करो तुम आइंदा अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाओगे। आप भी मुझसे वादा कीजिए कि आज के बाद आप मेरे साथ माँ बन के रहेंगे। हमारे बीच में हार जीत की कोई जंग नहीं होगी। मैं यकीन दिलाती हूँ, आज के बाद मैं अपना कोई फैसला, कोई मर्जी तुम पर मुसल्लत नहीं करूंगी जिसकी वजह से तुम मुझे और इस घर को छोड़कर चले जाओ। मगर निम्रा को कभी अपनी बहू कबूल नहीं करूंगी। इसका मतलब आप अभी भी बदले नहीं हैं। आज भी आप अपनी मर्जी, अपनी जिद मुझ पर मुसल्लत करना चाहती हैं। तुम गलत सोच रहे हो। निम्रा के अलावा मुझे तुम्हारी हर बात, हर ख्वाहिश कबूल है। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं। मैं और निम्रा अपनी मोहब्बत में साबित कदम रहेंगे। हम तो सालों एक दूसरे का इंतजार करने के लिए तैयार हैं। बस अब देखते ही है कि आपका इंतजार कब खत्म होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज तुमने मेरी बात मानी। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। लेकिन आप भी मुझे निम्रा से मिलने से मना नहीं करेंगी। क्यों नहीं मानूंगी तुम्हारी बात? जब तुम मेरी बात मान रहे हो तो मैं भी मानूंगी। अम्मी, वासिफ के बारे में हकीकत बताने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि आप सब कुछ उनकी अम्मी को बता दें। देखो बेटा, मैं खुद भी एक माँ हूँ और दूसरी माँ के दर्द को बहुत अच्छे तरीके से जान सकती हूँ। औलाद के छोड़कर जाने का जो दुख होता है ना, उसका एहसास तुमने मुझे दिला दिया। जिस तरह तुम्हारी जुदाई के सदमे से मैं हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी ना, उस तरह मैं नहीं चाहती कि आमना को हार्ट अटैक हो जाए। अम्मी, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। वैसे भी वो बेटे की जुदाई में बहुत बदल चुकी है। मगर अम्मी, उनकी राय मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं बदली। देखो, वो भी बदल जाएगी। जब मैं बदल सकती हूँ तो आमना की जिद मेरी जिद के आगे कुछ भी नहीं। और पता है, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि एक दिन जरूर वो खुद चलकर यहाँ पर आएगी और वासिफ के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगेगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बात हुई नाज से? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि नाज शादी करना चाहती है। क्यों? वो किसी लड़के को पसंद करती थी, उसकी कहीं और शादी हो गई तो उसका दिल टूट गया। शहरोज के बारे में क्या कह रही थी? वो शहरोज को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो क्या ये लड़की सारी जिंदगी हमारी बैठी रहेगी? अम्मी, आप ही तो कहती हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अगर नाज के नसीब में शादी होगी तो होकर रहेगी, चाहे वो जितना भी मना कर दे। वैसे एक बात कहूँ, वासिफ और उसकी अम्मी का मसला हल होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी, इसी बात का तो दुख है कि हमें उनकी सब खुशियाँ अजीज हैं, मगर हमारी खुशियाँ ना उन्हें गवारा नहीं। अम्मी, वो वासिफ की अम्मी का इस तरह से मुझसे पेश आना, कहीं माजी के उस वाक़े से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं? इससे तुम्हारा क्या वास्ता? वास्ता तो आपसे था ना। आपकी वजह से वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं करती। हो सकता है, लेकिन आमना को इस राज का बिल्कुल कुछ नहीं पता था। उसको तो सब कुछ वासिफ ने बताया। और वैसे भी बेटा, अब तो कई अरसे बीत चुके हैं, पुरानी बातों को दिल में रखने का क्या फायदा है? सिर्फ रंजिशें और गलतफहमियां ही बढ़ती हैं। अम्मी, मैं समझती हूँ कि जब तक उनके दिलो दिमाग से बात नहीं निकल जाती ना, वो मेरे और वासिफ के बारे में कभी नहीं सोचेंगी। देखो बेटा, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। तुम क्यों परेशान होती हो? सब ठीक हो जाएगा। चाय पियो। आप भी पिए। अच्छी बनी है वैसे।
बनाई किसने? मैंने। ये बात तो है, जो करे तो मैं चाय बनानी आ गई। बेगम साहिबा, वसीयतनामा एक कानूनी दस्तावेज है और इसमें तरमीम उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक वसीयत करने वाला शख्स उस पर आमादा ना हो। मगर अफसोस जिब्रान राय साहब तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है। वकील साहब, आपने कानून पढ़ा है, इस मसले का कोई तो हल होगा। मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूँ कानून की रोशनी में रहते हुए कह रहा हूँ। अलबत्ता एक तरीका हो सकता है। बताइए वकील साहब। अगर जिब्रान राय की बेटी नाज चाहे तो वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आपके नाम पर कर सकती है। इस तरीके से आप इस पूरी जायदाद की मुकम्मल अकलौती वारिस बन सकती है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं आपकी फैमिली का पर्सनल वकील हूँ। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप नाज की प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों करवाना चाहते हैं? दरअसल नाज के हवाले से मुझे कुछ खदशात हैं। कैसे खदशात? वकील साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरे मरहूम शौहर की मेहनत से कमाई हुई जायदाद किसी गलत हाथों में चली जाए। नाज इंतहाई गैर जिम्मेदार और आजाद ख्याल की लड़की है। बाप के गुजर जाने के बाद कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। क्या उसे उस बात का इल्म है कि बाप की 65% के शेयर्स नाज के नाम पर? नाज को इस वसीयत के बारे में अब तक कोई इल्म नहीं है। ओह आई सी। फिर तो मैं ये कहूँगा कि मैं नाज को कायल करने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम पर करे। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। मुझे इजाज़त दीजिए। यू वेलकम। आ रही हूँ। क्यों दरवाजा पीट रहे हो? वासिफ कहाँ है? तुम लोग कौन हो? जितना पूछा है उतना बताओ। वासिफ तो अपने ऑफिस में। कब तक आएगा? शाम को आएगा। लेकिन तुम लोग कौन हो? ठीक है, शाम को उसे पकड़ के शहरी के हवाले करते हैं। चलो। ये शहरी कौन है? वासिफ फोन क्यों नहीं उठा रहा? कौन लोग थे ये? और वासिफ को क्यों पकड़ने आए थे? वासिफ ने क्या किया है? कहीं पहले भी इन्हीं लोगों ने तो वासिफ को अगवा नहीं किया था? शहरोज बेटा, वासिफ की अम्मी बात कर रही हूँ। अभी ना घर पर गुंडे आए थे, वासिफ का पूछ रहे थे। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वासिफ फोन भी नहीं उठा रहा है। तुम्हारे बाबा ने अपनी मौत से पहले एक वसीयतनामा बनवाया था, जिसके मुताबिक उनकी तमाम जायदाद हम दोनों के नाम है। मैं चाहती हूँ कि तुम कानूनी तौर पर अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। अम्मी, ये पूरी की पूरी कहानी गलत फहमी पे मबनी है, इसीलिए मैं कहता हूँ गलत फहमी में ना रहें। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। और निम्रा को कबूल ना करना भी आपकी गलत फहमी है। पता नहीं ये लोग वासिफ को क्यों लेकर जाना चाहते हैं। मेरे बेटे ने इनका क्या बिगाड़ा कि मेरे बेटे वासिफ के साथ अगर कुछ हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी।
बेटा मेरे वासिफ को बचा लो। पता नहीं ये लोग उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं। आंटी आप परेशान मत हो, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मुझे तो लगता है पुलिस को बताना पड़ेगा। पहले आप मुझे इस मामले की नौयत को समझ लो। मैं वासिफ को फोन करके उससे पूछूं, शायद उसको इस हवाले से कुछ पता। अरे बेटा मैं वासिफ को फोन कर रही थी लेकिन इसका फोन बंद जा रहा है। ठीक है, मैं वासिफ के ऑफिस जाकर उसे कहता हूँ कि वो घर ना आए। वो लोग शाम को दोबारा जरूर आए। आंटी आप परेशान मत हो, मेरे होते हुए वासिफ का कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा नाज को ये कैसे बताऊं। क्या पता वो मानेगी भी या नहीं। अरे बेटा, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। खैरियत है मम्मी? हाँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मम्मी अगर ये बात मेरी शादी से रिलेटेड है तो आई एम सॉरी, मुझे इस हवाले से कोई बात नहीं करनी। नहीं बेटा, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। कहे। मैं जो बात कह रही हूँ उसको गौर से सुनो और समझो। मैं जो कुछ भी करना चाह रही हूँ उसमें सिर्फ तुम्हारा ही भला है। मुझे गलत मत समझना। मम्मी आप बात बताएं। तुम्हारे बाबा ने अपनी मौत से पहले एक वसीयतनामा बनवाया था जिसके मुताबिक उनकी तमाम जायदाद हम दोनों के नाम है। मैं चाहती हूँ कि तुम कानूनी तौर पर अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। देखो बेटा, मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे भले के लिए करना चाहती हूँ। मैं तो समझी थी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहती हैं? लगता है तुम मेरी नियत पर शक कर रही हो। नहीं मम्मी, मैं आप पे शक नहीं कर रही, लेकिन मैं इसकी वजह जरूर जानना चाहती हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ किसी वजह की बिना पर ही कर रही हूँ, वरना इतनी सारी जायदाद का मुझे क्या करना है। एक बीवी के लिए उसका शौहर ही असल जायदाद होता है। वो नहीं रहे तो फिर ये जायदाद किस काम की। मैं ये सब कुछ शहरोज की वजह से करना चाहती हूँ। उसे ऐसा लगता है कि इस तमाम जायदाद की वारिस तुम अकेली हो। इसी वजह से वो शादी करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। सारी जायदाद मेरे नाम होने से महफूज हो जाएगी और उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन ऐसा तो तब होगा ना मम्मी जब मैं उससे शादी करूंगी। बेटा वो जायदाद के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। वो जबरदस्ती जायदाद अपने नाम भी करवा सकता है। और वैसे मेरे बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये औरत मुझे इस घर में बर्दाश्त कर रही है। जैसे ही जायदाद इसके नाम हो जाएगी ये मेरे साथ वो करेंगी जो मेरे बाबा के साथ किया था। इसके नाम की जायदाद अपने नाम करवाने के बाद शहरोज को खरीद कर सबसे पहले इसका काम तमाम करा दूंगी। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। मेरा तो इस परेशानी में बुरा हाल हो गया। अम्मी ये सब गलत फहमी में हुआ। जब उनकी गलत फहमी दूर हो गई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्या गलत फहमी हो गई तुमने? दरअसल वो जिसे पकड़ना चाह रहे थे उसका नाम भी इत्तेफाक से वासिफ था। शहरी नाम के बंदे के पास वो काम करता था और उसी का मुलाजिम था। एक दिन खुदा जाने कितने पैसों की हेर फेर करके भाग निकला। फिर शहरी के आदमी उसको ढूंढने लगे। किसी ने उन आदमियों को मेरे घर का पता और ऑफिस का एड्रेस दे दिया। इसका मतलब है यहाँ से जाने के बाद वो तुम्हारे ऑफिस पहुंचे? जी हाँ, वो धोखे से मुझे अपने साथ ले गए। फिर जैसे शहरी ने मुझे देखा मुझसे माजरत करके मुझे वहां से जाने दिया।
क्या उस शहरी के लोग तुम्हें पहचान नहीं पा रहे थे? वो समझ रहे थे कि मैंने अपना हुलिया बदल लिया है। अम्मी, ये पूरी की पूरी कहानी गलत फहमी पे मबनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ गलत फहमी में ना रहें, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। और निम्रा को कबूल ना करना भी आपकी गलत फहमी है। वो आपके बेटे को कभी भी आपसे दूर नहीं करेगी। कम से कम आज जो कुछ हुआ उससे सीखने की कुछ कोशिश कीजिए। बेटा फिर क्या सोचा है तुमने? आज वकील के पास चलें? किस लिए? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हमने प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रांसफर करने के लिए जाना था। मम्मी, मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना चाहती। मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम ही रहेगी। मुझे पता था कि तुम्हें मेरी नीयत पर शक है। तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। आप अपने बारे में बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह ये प्रॉपर्टी आपके नाम होकर सेफ रहेगी, इसी तरह मेरे नाम पे भी सेफ रहेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। खुदा जानता है ये सब कुछ मैं तुम्हारे फायदे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए करना चाहती थी। मम्मी, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरा भला ही चाहेंगे। कुछ ज्यादा ही होशियार निकली, मेरी सोच से भी ज्यादा। चलो, तुम्हें इत्मीनान है मेरे बारे में। मेरे लिए यही बड़ी बात है। मम्मी, अब आप इस बात का बुरा मत मनाइएगा। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? बाबा ने ये वसीयतनामा कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना, वरना अगर वो चाहते तो सारी प्रॉपर्टी आपके नाम या सिर्फ मेरे नाम भी तो कर सकते थे। यही तो बड़ी गलती की इन्होंने, सब कुछ नाम ना करके। बिल्कुल, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। मैं आपके जिस प्लान में साथ देने से डर रही थी, अब आपके साथ हूँ। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। आज मुझे लग रहा है कि सौतेली माँ और सौतेली बेटी की जंग में जीत आपकी होगी। याद रहे, इस प्लान में हम दोनों शामिल हैं। कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? कौन सी चालाकी करूंगा मैं? मेरी जो वीडियो बनी है उस किस्म की चालाकी की बात कर रही हूँ। जोरा जबी साहिबा, ना कभी मैं ऐसा सोचता हूं और ना ही कभी ऐसी ब्लैकमेलिंग करता हूं। किसने भड़काया आपको मेरे खिलाफ? मुझे कोई भड़का नहीं सकता। जोहरा जबी इतनी नासमझ नहीं है। आप इतनी तलखी से इल्जाम लगाए और मैं जवाब देता रहूं, इस तरह तो बात बिगड़ जाएगी। असल बात पे आते हैं। असल बात ये है कि नाज का काम तमाम करवा दो। ये तो चंद मिनटों का खेल है, बस आज का दिन गुजर जाए। नाज कल यूनिवर्सिटी जाएगी जरूर, वापस कभी नहीं आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। ये बताएं कि सौतेली बेटी से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? मैंने कहा ना, जोहरा जबी नासमझ नहीं है। अपना राज बताकर कमजोर बनना नहीं चाहती। तुम्हारे दिमाग में ये प्लान आया कहां से? आंटी से मिला तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो गलत फहमी का शिकार है। मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि
उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। तो फिर मैंने प्लान बनाया। शहरोज, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। अम्मी ने आज एतराफ़ कर लिया कि उनकी अपनी खुद की गलतफहमियों की वजह से वो अपने आप को और हम सबको परेशान करके रखती हैं। यानी अम्मी के मुंह से मेरे लिए ये सब सुनना मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात थी। एक दिन आंटी खुद तुम्हारा रिश्ता निम्रा के घर लेकर जाएंगी। जब उन्हें एहसास हो गया कि वो गलत सोचती थी तो निम्रा को भी कबूल कर लिया होगा। तुम बताओ, तुम्हारी और नाज की बात आगे बढ़ी? नहीं यार, वो बात ही खत्म हो गई। क्यों, ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच? सच कहूं तो वो भी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। तो तुम उसकी गलतफहमी दूर कर देते ना। मैं क्यों दूर करता? उसे खुद एहसास हो जाना चाहिए था। जब तुम अम्मी को एहसास दिलाने के लिए ये सब कुछ कर सकते हो तो नाज को क्यों नहीं? छोड़ो यार वासिफ, अब मैं कुछ और सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? मैं बहुत अमीर बनने का सोच रहा हूं। समझा नहीं। फिर कभी समझाऊंगा, बल्कि अमीर बनकर दिखाऊंगा, फिर समझ जाओगे। खैर ये बताओ, चाय पियोगे? निम्रा मेरी बेटी से ज्यादा इस घर में आपकी अमानत है, और आज सच में आप हुमैरा जहां से मिलने आई हो। वाकई मैंने मिलने में तुमसे बहुत देर कर दी। शायद आपको अपनी बात कहने और मुझसे मिलने का यही वक्त तयशुदा था। अब ये बताएं कि मैं कब आऊं? मैं अपने बाबा के कातिलों को जल्द से जल्द कानून के हवाले करना चाहती हूँ। एक बेटी होने की हैसियत से ये आपका कानूनी हक है। अब ऐसा करें कि ये सबूत पुलिस के हवाले कर दें और अपनी मौजूदगी में अपने वालिद के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवा दें। बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो कुछ खिदमत का मौका हमें भी दीजिए जनाब। मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको जिब्रान राय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ।